Bismillahirrahmanirrahim, dear students. I'm fine and hope so you all are good. I'm Marian Hussain. We are studying the computer science subject, chapter number 1, lesson number 3, grade 5. Students, as you know, we are following the book online with computers, and our today's lecture's topic is generations of computers. So let's start. The history of computer development is referred to with respect to the different generations of computer. कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो कंप्यूटर की मुख्तलिफ जनरेशन्स के की तरक्की पे है कि जिस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन्स आई वक्त के साथ साथ आई उसी तरह कंप्यूटर की हिस्ट्री बनी. The size of computers has decreased drastically. कंप्यूटर का जो साइज था वो कम हुआ. डिक्रीज्ड का मतलब है कम हुआ, ड्रास्टिकली तेजी से. कंप्यूटर का साइज तेजी से कम हुआ एंड द स्पीड और रफ्तार, स्टोरेज जमा करने की जगह, कैपेसिटी सलाहियत, एंड रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कितना कंप्यूटर आपके जनरेट किए हुए रिजल्ट को दुरुस्त जनरेट करता है. जैसे अगर आपने किया है कुछ भी इनपुट किया है 2+1 किया है तो क्या कंप्यूटर 3 ही आपको देता है रिजल्ट के तौर पे, या आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता. यानी कि कितना आपका कंप्यूटर का जो आंसर होता है वो एक्यूरेट होता है, इसको आप रिलायबिलिटी कहते हैं. हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड. अच्छा जी, अब मैनीफोल्ड का क्या मतलब है? मैनीफोल्ड का मतलब है कई गुना, कि ये तमाम चीजें जो हैं ये कई गुना इंक्रीज का क्या मतलब है? बढ़ जाना, बढ़ गई हैं. कंप्यूटर की का साइज कम हुआ है और बड़ी क्या क्या चीजें हैं? स्पीड बढ़ गई है, स्टोरेज बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है और रिलायबिलिटी बढ़ गई है. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि कंप्यूटर ने अपनी मुख्तलिफ जनरेशन्स के अंदर अपनी हिस्ट्री कैसे बनाई, एक तारीख कंप्यूटर ने कैसे बनाई अपनी मुख्तलिफ जनरेशन्स की मदद से. ठीक है, जैसे जैसे ये मुख्तलिफ जनरेशन आई कंप्यूटर की तो कंप्यूटर की हिस्ट्री किस तरह से बनी. तो वो इस तरह से बनी कि कंप्यूटर ने अपने साइज को कम किया. ठीक है, साइज को कम किया और स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी और रिलायबिलिटी को कंप्यूटर ने क्या किया? इसको कंप्यूटर ने कर दिया इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, यानी कि कई गुना ज्यादा कर दिया. तो अब ये जिन वर्ड्स के मैंने मीनिंग्स बताए, मेक श्योर कि आपके पास नोटबुक और पेंसिल हो और आप पेंसिल के साथ नोटबुक पे लिखें, या आप पेंसिल के साथ ही अंडरलाइन करके बुक पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आप बुक पे पेंसिल के साथ लिख लेते हैं तो दिस इज वेरी गुड कि आप बुक पे लिखें, ताकि आप जब रीडिंग करें तो आपको डिफिकल्टी ना हो. ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. कंप्यूटर की जो हर जनरेशन थी वो उस पर निशान लगा हुआ है. मेजर यानी कि मेनली किसका निशान लगा हुआ है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी तरक्की का, कि उसने अपने अंदर तकनीकी तरक्कियां की हैं, कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल लेके आई है वो डेवलपमेंट के वो चीज़ इंक्रीज हो गई है. कैसे? ये अब हम डिफरेंट जनरेशन्स में पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो स्टार्ट हुई 1951 पे और उसके बाद 1959 तक उसका सारा हॉरिजन रहा और वो जनरेशन हमारे पास रही, यानी कि इस्तेमाल में रही. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स was based upon the use of vacuum tubes. कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी वो किस पे बेस कर रही थी? यानी कि उसमें आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी? वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके आप काम कर रहे थे. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगे थे. ठीक है, वो बहुत महंगे थे. वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो बहुत महंगे थे एंड बिग इन साइज, और साइज में भी बड़े थे. द प्रोसेसिंग स्पीड वॉज ऑल्सो वेरी स्लो. उनकी काम करने की जो स्पीड थी, प्रोसेस करने की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी. एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूनिक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड एनिक,
electronic numerical integrator and computer. You must have underlined these lines कि examples first generation computers यूनिक और एनिक है और इनकी ये एक्सटेंशन भी आपको याद करनी है. ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ये भी आपको याद करनी है और ये लाइन आप जरूर अंडरलाइन करेंगे कि एनिक वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड. पहला जो कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो एनिक था. अब आप ये समझेंगे कि पहला तो हमने अबैकस पढ़ा था, तो फर्स्ट जनरेशन में अबैकस का जिक्र क्यों नहीं हुआ, या एनिक को फर्स्ट कंप्यूटर क्यों कहा गया. तो अबैकस जो था वो कंप्यूटर नहीं था. अबैकस आपके पास कैलकुलेटिंग डिवाइस थी. ठीक है, इसी तरह अबैकस के बाद जो डिवाइसेस आई वो आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर नहीं थे, वो आपके पास कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी जिनका काम या तो वो सम करती थी, सब्ट्रैक्ट करती थी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करती थी. लेकिन एनिक जो था वो प्रॉपर कंप्यूटर था जिसमें फुल फ्लैज फंक्शनैलिटी थी और वो अच्छे से यूजर के लिए काम परफॉर्म करके देते थे. ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई है. नेक्स्ट मूव करते हैं. जी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनका टाइम ड्यूरेशन था 1959 टू 1965. ठीक है, ये जो पहला आपके पास टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है ये स्टार्ट का है और ये एंड का है, यानी कि 1959 को ये सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई और 1965 को एंड हो गई. Transistors were used in place of vacuum tubes in second generation computer. Second generation computer में आपके पास ट्रांजिस्टर्स को वैक्यूम ट्यूब्स की जगह इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो थे उनमें शोर कम होता था, नॉइस को वो कंट्रोल कर लेते थे. वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर शोर बहुत ज्यादा होता था. ठीक है, हीट बहुत ज्यादा होती थी, सॉरी नॉट नॉइस, हीट बहुत ज्यादा होती थी और हीट को कुछ कंट्रोल किया गया ट्रांजिस्टर्स में. यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जब ट्रांजिस्टर्स हमने इस्तेमाल किए और वैक्यूम ट्यूब्स हमने हटा दिए तो हीट इश्यू नहीं था. कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है, अभी भी आप देखें अगर तो आप अपने प्रोसेसर वाली जगह पे अगर हाथ लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां से हीट निकल रही है. तो अभी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास सीपीयू इस्तेमाल होते हैं, तो वो सीपीयू भी हीट जनरेट करते हैं. लेकिन जब वैक्यूम ट्यूब्स हम इस्तेमाल करते थे तो बहुत ज्यादा हीट एक्सक्रीट होती थी. ट्रांजिस्टर्स की मदद से उस हीट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर दिया गया. दे वर स्मॉलर इन साइज. ट्रांजिस्टर की फिर ये बात भी थी कि वो साइज में स्मॉल थे. ठीक है, ये देखें ये ट्रांजिस्टर है. इस तरह अगर ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास ये वैक्यूम ट्यूब है, ये आपके पास वैक्यूम ट्यूब है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं साइड पे वैक्यूम ट्यूब है ये आपके पास. मैं मार्क भी कर लेती हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी से नजर आ सके. ये है वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, और नीचे हमने देखा ट्रांजिस्टर. तो आप देखें कि स्मॉलर इन साइज होते हैं लेकिन फास्टर एंड चीपर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. लेकिन पहले जनरेशन कंप्यूटर से क्या है, फास्टर भी है यानी कि तेज भी हैं और चीपर भी हैं यानी सस्ते भी हैं. एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 1401. एग्जाम्पल जो है आपके पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की वो क्या है, 1401. IBM 1401. Second generation computers moved from machine language to assembly language, which allowed programmer to specify instructions in words. You must have underlined this line. इस लाइन को आप यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे और अब हम इसको समझ लेते हैं. पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन किए देती हूँ आपके लिए और फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो उसने मूव किया मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज की तरफ. और जिसका फायदा क्या हुआ कि प्रोग्रामर जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाई कर सकता था, मखसूस कर सकता था या लिख सकता था. यहाँ पे इसका ये मतलब बनेगा किसमें, वर्ड्स में. तो अब आप कहेंगे कि
ये क्या पहले नहीं था कि वर्ड्स में नहीं लिखा जाता था? जी, नहीं लिखा जाता था। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो मशीन लैंग्वेज का यूज कर रही थी। और मशीन लैंग्वेज में क्या था? मशीन लैंग्वेज में आपके पास जो डाटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर। और असेंबली लैंग्वेज में आपके पास वर्ड्स में डाटा लिखा जाता है। अगर आप सम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे SUM और वो सम हो जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे इस तरह से। मल्टीप्लाई है तो MUL लिखेंगे, MULT लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि जब मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हो रही थी तो सारी इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में लिखी जाती थी। अगर आपने कोई भी बात लिखनी है तो उसको आप 0 और 1 की फॉर्म में लिखते थे। जब हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया तो असेंबली लैंग्वेज में वर्ड्स में इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता था। तो प्रोग्रामर को, जो लोग प्रोग्राम बनाते हैं उनको प्रोग्रामर कहते हैं। तो प्रोग्रामर्स को आसानी हुई इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास है 1965 टू 1971। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका मतलब ये है कि आपकी ये जनरेशन 1961 में 65 में स्टार्ट हुई और 1971 में ये जनरेशन खत्म हो गई और फिर फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई। तो इसको पढ़ लेते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर जनरली मच स्मॉलर इन साइज देन देयर अर्लियर वर्जन्स। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो साइज में बहुत ज्यादा छोटे थे पहले कंप्यूटर्स की निस्बत, पहले वर्जन्स की निस्बत। ठीक है, क्यों? Integrated circuits were used in these computers for the first time. आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल हुए थे इन कंप्यूटर्स में पहली दफा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ था। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके पास, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो आपके पास वेट अ मिनट, आप ट्रांजिस्टर्स को जब करते हैं, आप ट्रांजिस्टर्स को, बहुत ज्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स को जब इकट्ठा करते हैं, वो ट्रांजिस्टर्स 500 भी हो सकते हैं, आपके पास उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 2000 भी होते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट बना देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे बनते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत ज्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के बनते हैं। अब आप खुद सोचे कि एक छोटी सी चिप पे इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटी सी चिप होती है, ठीक है, ये कितनी छोटी होगी? ये तकरीबन इतनी छोटी चिप होगी और इसके ऊपर मिलियंस ट्रांजिस्टर्स भी आप इन्वेंट कर सकते हैं। जब इसके ऊपर मिलियंस ट्रांजिस्टर्स होंगे तो इसका काम ज्यादा तेज हो जाएगा और ये साइज में छोटा है और स्पीड में ज्यादा है। ठीक है, आप खुद सोचें कि मिलियन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर जो काम कर रहा था, अब यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें बहुत ज्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स मिलियंस लगा दिए, तो कितना ज्यादा फास्ट काम हो गया होगा। कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पहली दफा कीबोर्ड और मॉनिटर को इस्तेमाल किया गया एज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। एज यू ऑल नो दैट कि कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड्स जो हैं वो इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं। The speed was increased and the computer became more efficient. जाहिर बात है, स्पीड जो है वो तेज हो गई और क्या हुआ? स्पीड जैसे ही तेज हुई, कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया, कंप्यूटर के काम में भी एफिशिएंसी आई। एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, एप्पल 2C, etc. अच्छा, यहाँ पे मैं जनरेशन्स को आपको पढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे एक नदी है, ठीक है, नदी के अंदर पानी की कम तादाद होती है, उसके बाद दरिया है, दरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है, और फिर समंदर है, समंदर में तो बहुत ही ज्यादा होता है।
ठीक है। नदी जो है वो गिरती है दरिया में, ऐसा ही है, नदी दरिया में गिरती है, दरिया समंदर में गिरते हैं, और इनका इसमें पानी कम होता है, नदी में दरिया में ज्यादा होता है और समुद्र में बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी जनरेशन भी इसी तरह है। फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा था वैक्यूम ट्यूब, यही इस्तेमाल हुई थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन में यूज हो रहा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में यूज हो रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको आप IC भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो ये साइज मैंने कम रखा है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का साइज ज्यादा था। साइज तो आपको समझाने के लिए रखा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड। तो साइज को आप कर लें कि इसकी परफॉर्मेंस पे कर लें। ये साइज नहीं, एक्चुअल में परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से मैंने इसको छोटा बनाया। वैक्यूम ट्यूब की परफॉर्मेंस कम थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए, यानी कि दरिया में ज्यादा पानी होता है नदी की निस्बत, तो ट्रांजिस्टर्स आए तो ये दरिया बन गया सेकंड जनरेशन, यानी कि परफॉर्मेंस और ज्यादा होगी। थर्ड जनरेशन में बहुत ज्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स को जब मिला के हमने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा था। जब मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमने मिला दिए और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, और ये हुआ सारा काम हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के काम की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी, बहुत ज्यादा। स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी, बहुत ज्यादा। और परफॉर्मेंस क्या होगी, एफिशिएंट होगी, कंप्यूटर्स हमारे एफिशिएंट होंगे। होप तो आपको थर्ड जनरेशन तक ये समझ आ चुका है कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आया कोई भी पॉइंट, तो यू कैन कमेंट मी, इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स, मजीद कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। और मेरे चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। चले जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The device Pascaline is named after whom? Pascaline को किसके नाम पे रखा गया, ठीक है। Sir Pascal, Donald Pascal या Blaise Pascal। आपने पढ़ा है तो आप अपने माइंड में इसका आंसर लेके आइए। आपके माइंड में आंसर आ चुका है तो होप्स हो कि आपका और मेरा आंसर सेम हो। तो इसका आंसर है ब्लीज पास्कल। Which computer is first one to be developed? कौन सा कंप्यूटर वो था जो कि पहले डेवलप हुआ, यूनिक, एप्पल टू, एनिक। तो अपने माइंड में आंसर लेके आइए, क्योंकि हमने रीडिंग में पढ़ा है। अगर आप क्लास से पढ़ा रही होती तो इसका आंसर आपने करना था, मैंने नहीं करना था। होप्सो आप माइंड में लेके आ चुके होंगे आंसर। तो आंसर ए है, नो, सी है, आई थिंक बी है, नो सी है। तो टैली कर लें कि आपका और मेरा सेम है आंसर, यानी Dash were used in place of vacuum tubes in second generation computers. Second generation computer में वैक्यूम की ट्यूब की जगह क्या इस्तेमाल हुए, तो ये भी अभी मैंने रिवाइज करवाया आपको पूरा लेक्चर नदी, दरिया और समंदर की एग्जांपल देके, तो आप इसको आंसर कर सकेंगे। तो आपके माइंड में आंसर आ गया है, मैं मार्क कर रही हूँ, और अपना और मेरा आंसर मैच करें। होप सो कि ठीक हो। ट्रांजिस्टर्स। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फोर्थ जनरेशन कल पढ़ेंगे, और फोर्थ जनरेशन तक जब हम पढ़ें तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट थ्री जो जनरेशन हैं वो क्लियर हो। तो आपने ये इसकी रीडिंग करनी है 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट, आपने रीडिंग करनी है। डिफिकल्ट वर्ड्स के आप मीनिंग्स अपने पास लिख भी लेंगे और उनको याद भी कर लेंगे, और रीडिंग आपने फिर अपने किसी बड़े को भी सुनानी है, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको ये फ्रिक्वेंटली आता है, आप रीड आराम से कर लेते हैं। आप अपना स्कूल का चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन होगा, वो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है अपने स्कूल का चैनल। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।